Hello everyone, welcome to the physics class. We were doing the topic that law of conservation of momentum. It means momentum of a body always remains constant in the absence of any external force. अगर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना लगे तो जो सिस्टम का लीनियर मोमेंटम होता है टोटल बॉडीज़ का दैट रिमेंस कांस्टेंट. मतलब मोमेंटम एक बॉडी का कम हो सकता है दूसरे का ज़्यादा हो सकता है लेकिन टोटल मोमेंटम कंजर्व रहता है. तो कॉन्सेप्ट में थोड़ा और क्लियर कर देता हूँ न्यूमेरिकल बेसिस के लिए. सपोज दिस इज अ बॉडी, ओके, दिस इज अ ट्रक T of mass m1 moving with velocity u1. इनिशियली u1 वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है. सामने इसके कार मूव कर रही है. द कार इज मूविंग अहेड ऑफ दिस सी मास m2 मूविंग विद u2. सो बिफोर कोलिजन, अगर हम कोलिजन मीन्स टकराने से पहले की बात करें तो जो मोमेंटम है फर्स्ट बॉडी का मोमेंटम दैट इज m1 u1, सेकेंड बॉडी का मोमेंटम दैट इज m2 u2. क्योंकि मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी. तो दोनों का मोमेंटम ने निकाल लिया बिफोर कोलिजन. अब ट्रक ने कार को हिट किया, कोलिजन हुआ इनके बीच में. कोलिजन होने के बाद जब ये दोनों अलग हुए टकराने के बाद तो मास बॉडी का चेंज होता नहीं. मास इसका m1 है लेकिन टकराने के बाद वेलोसिटी चेंज हो जाएगी. वेलोसिटी इसकी होगी v1 और कार जो है मास सेम रहेगा, वेलोसिटी होगी v2. वेलोसिटी v1 ट्रक की होगी आफ्टर कोलिजन और बिफोर आफ्टर कोलिजन जो कार की होगी दैट इज v2. तो आफ्टर कोलिजन की अगर मैं बात करूं, मतलब टकराने के बाद आफ्टर कोलिजन अगर दोनों का मोमेंटम कैलकुलेट करें तो दैट इज m1 v1 प्लस m2 v2. m1 v1 plus m2 v2 is the momentum of the two bodies after collision. collision के बाद का उनका टोटल मोमेंटम क्या रहा वो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया. ओके, सो नाउ कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगी. एक्सटर्नल फोर्स का मतलब इन दोनों बॉडीज के ऊपर कोई तीसरी बॉडी बाहर से फोर्स नहीं लगा रही, दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रही हैं. तो एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, एज F एक्सटर्नल इज जीरो. एक्सटर्नल फोर्स जो बाहर से फोर्स लग रही है दैट इज जीरो. एक्सटर्नल फोर्स अगर जीरो है तो जो मोमेंटम है जितना पहले था उतना ही बाद में रहना चाहिए. मतलब इनिशियल और फाइनल मोमेंटम मस्ट बी सेम. इट मीन्स m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल्स m1 v1 प्लस m2 v2. m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल्स m1 v1 प्लस m2 v2. इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम इक्वल कर दिया. ओके, सो दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. बट इन दैट केस एक्सटर्नल फोर्स मस्ट बी जीरो. जो एक्सटर्नल फोर्स है वो जीरो ही रहनी चाहिए, तभी एप्लीकेशंस जो हैं या बिफोर कोलिजन का जो मोमेंटम है या आफ्टर कोलिजन का जो मोमेंटम है दैट कैन बी सेम. हियर m1 u1 प्लस m2 u2. u1 u2 इनिशियल वेलोसिटी होगी टकराने से पहले की, और जो v1 v2 है वो फाइनल वेलोसिटी होती है टकराने के बाद की. अच्छा, अगर ऐसा हो कि इनिशियल वेलोसिटीज ज़ीरो मतलब टकराने से पहले दो बॉडीज़ रेस्ट पे हैं, या टकराने से पहले या किसी चीज़ से कोई भी फायर करते हैं. जैसे अगर हम बात करें कि अगर एक गन से बुलेट को हमने फायर किया तो फायर करने से पहले तो दोनों रेस्ट पे ही है ना. फायर करने से पहले दोनों कहाँ पे होंगे, रेस्ट पे ही रहेंगे. तो उनकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी. अगर हम गन से बुलेट को फायर करते हैं तो बिफोर फायरिंग क्या होगा, u1 जीरो और u2 भी क्या होगा, जीरो. इसका मतलब ना तो बुलेट चल रही है ना गन चल रही है, दोनों की इनिशियल वेलोसिटी जीरो है. तो फाइनल वेलोसिटी कुछ रहेगी उनकी. फाइनल वेलोसिटी, अब बुलेट आगे जाएगी तो गन जर्क के साथ एकदम से पीछे जाती है ताकि टोटल लीनियर मोमेंटम को वो कंजर्व कर सके. तो हम वो कैलकुलेट करेंगे कि कितनी वेलोसिटी से गन पीछे की तरफ जाएगी. इनिशियल वेलोसिटी जीरो. ओके, तो अब ये क्या कहता है, बिफोर फायरिंग इनिशियल वेलोसिटी जीरो तो इनिशियल मोमेंटम जीरो, तो फाइनल मोमेंटम
इन दोनों का सम इक्वल टू 0 हो जाएगा। ओके, तो वो केस में ध्यान रखना है कि क्या आपको गिवन है, अगर इनिशियल बॉडी रेस्ट पे गिवन है तो इनिशियल वेलोसिटी आपको 0 ही लेनी है। ओके, तो इसी का हम एक एग्जांपल करते हैं, दैट इज रिकॉइलिंग ऑफ अ गन। रिकॉइलिंग ऑफ अ गन, एक गन की रिकॉइलिंग। गन से जब भी बुलेट को फायर किया जाता है तो क्या होता है, बुलेट आगे जाती है तो गन एकदम से जर्क के साथ में पीछे की तरफ जाती है। तो गन का जो जर्क के साथ में, झटके के साथ में एकदम से पीछे जाना ही क्या कहलाता है, रिकॉइलिंग ऑफ अ गन। तो एक गन जो रिकॉइल करेगी, मतलब पीछे की तरफ जाएगी, वो कितनी वेलोसिटी से जाएगी वो हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। बिफोर फायरिंग इनिशियल वेलोसिटी 0, तो m1 u1 0 हो जाएगा, इधर u2 0 हो जाएगा, तो इनिशियल मोमेंटम 0, m1 v1 प्लस m2 v2। v1 तो है वेलोसिटी ऑफ बुलेट, जिस वेलोसिटी से बुलेट आगे जा रही है उसकी वेलोसिटी v1 है, और v2 हो गई जिस वेलोसिटी से वो पीछे जाएगी, दैट इज वेलोसिटी ऑफ गन। गन की जो वेलोसिटी है वो जितनी वेलोसिटी से वो पीछे जाएगी दैट इज v2। तो v1 वेलोसिटी ऑफ बुलेट हमें पता होगी, तो अगर हम इसको इधर लेके आए दैट इज माइनस m1 v1 इक्वल्स m2 v2, माइनस m1 v1 इक्वल्स m2 v2, तो m2 डिवाइड में माइनस m1 v1 डिवाइड बाय m2 इक्वल्स v2, माइनस m1 v1 बाय में m2। व्हाट इज m1, दैट इज मास ऑफ बुलेट। व्हाट इज m2, मास ऑफ गन। ये आपको दिया होना चाहिए। v1 वेलोसिटी ऑफ द बुलेट, तो v2 इज वेलोसिटी ऑफ रिकॉइलिंग वेलोसिटी ऑफ गन की, गन कितनी वेलोसिटी से पीछे की तरफ जाएगी, यू कैन कैलकुलेट फ्रॉम हियर। ओके, व्हाट नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट, नेगेटिव मीन्स वेलोसिटी ऑफ द गन इज अपोजिट टू द वेलोसिटी ऑफ बुलेट। अगर बुलेट फॉरवर्ड में जा रही है तो जो गन है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल दैट रिकॉइलिंग ऑफ गन बेस्ड ऑन लीनियर मोमेंटम। Now let us discuss a numerical based on law of conservation of momentum. Okay, look at the method to solve the numerical. This is an important one. A shell is fired from a cannon. जो एक कोई भी गन है या जो बड़ी बड़ी मशीन्स गन होती हैं उसमें से बुलेट्स जो निकलती हैं, शेल निकलता है उनमें से, जैसे गोला बारूद निकलता है। A shell is fired from a cannon with a velocity v meter per second at an angle theta with the horizontal direction. अब पहले फिगर से हम समझते हैं, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है एक्स एक्सिस, दिस इज वर्टिकल वाई एक्सिस। यहाँ पे एक गन है जो तोप बोलते हैं, जैसे तोप होती है उसको कैनन कहा जाता है, उससे एक शेल निकला एट v मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। मतलब हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे इधर निकला है, इधर वेलोसिटी है उसकी v और ये एंगल है थीटा। तो अगर प्रोजेक्टाइल वाली बात होगी जैसे, तो इसकी वेलोसिटी दो कंपोनेंट में डिवाइड हो जाएगी। इधर जो बनेगी दैट इज v cos थीटा, जो वर्टिकल में बनेगी दैट इज v sin थीटा। हॉरिजॉन्टल की v cos थीटा और वर्टिकल की v sin थीटा एट हाईएस्ट पॉइंट ऑफ दिस पाथ। मतलब अब प्रोजेक्टाइल में पता है पैराबोलिक पाथ जाता है ये, तो जैसे उसका हाईएस्ट पॉइंट आया, जैसे यहाँ से ये नीचे यहाँ जाएगा, ओके, और ग्राउंड को टच करेगा यहाँ इस हाईएस्ट पॉइंट पे, जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट होगा इसका, इट एक्सप्लोर्स इनटू टू पीसेस ऑफ इक्वल मासेस। जो शेल था वो दो पीसेस में टूट गया ऑफ इक्वल मासेस, दो पीस हो गए इक्वल मासेस के। व्हाट इज द स्पीड ऑफ अदर पीस इमीडिएटली आफ्टर एक्सप्लोजन। एक्सप्लोड होने के बाद दूसरे पीस की वेलोसिटी क्या होगी, इफ वन ऑफ द पीस रिट्रेस इट्स पाथ टू द कैनन। अगर एक पीस रिट्रेस कर जाए अपने जहाँ से वो आया था उसी पाथ पे वापस वो रिट्रेस कर जाए, मतलब यहाँ पे जाके एक्सप्लोड हुआ, एक पार्ट यहाँ बन गया एक पार्ट आगे बन गया, तो एक पार्ट तो रिट्रेस कर गया अपने पाथ को, मतलब एक की वेलोसिटी तो फर्स्ट की होगी, सेकंड आगे जा रही है, फर्स्ट इधर जा रहा है, सेकंड, दो पीसेस हो गए इक्वल मासेस के। टोटल मास मान लो m था इसका जो यहाँ से चला, तो हाफ इसका m/2 और हाफ इसका m/2, दो इक्वल मासेस में वो टूट गया था। तुमने वेलोसिटी निकालनी है। एक चीज़ और, हाईएस्ट पॉइंट पे जाके जब ये एक्सप्लोड हुआ, एक्सप्लोजन हमेशा इंटरनल फोर्सेस की वजह से होता है, एक्सटर्नल की वजह से नहीं होता। तो एक्सटर्नल फोर्स 0 है, तो फिर मोमेंटम के कॉन्सेप्ट पे हम चलेंगे।
यहाँ पे प्रोजेक्टल में हमने पढ़ा हुआ है हॉरिजॉन्टल जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहती है। हॉरिजॉन्टल जो वेलोसिटी है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहती है हमेशा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में कोई भी फोर्स नहीं लगता। वर्टिकल तो ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा, मतलब एक्सटर्नल फोर्स लगेगा। अगर वर्टिकल में एक्सटर्नल फोर्स लगेगा तो वर्टिकल में मोमेंटम कांस्टेंट नहीं रहेगा, कंजर्व नहीं रहेगा। हॉरिजॉन्टल में नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, तो हॉरिजॉन्टल का जो मोमेंटम होगा दैट विल रिमेन्स कांस्टेंट, दैट विल रिमेन्स कांस्टेंट। अगर हम हॉरिजॉन्टल की बात कर ले, मास m में, इनिशियल मोमेंटम कितना था एक्सप्लोड होने से पहले, एक्सप्लोड होने से पहले मास क्या था m, वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल वाली लेनी है क्योंकि हॉरिजॉन्टल का मोमेंटम कंजर्व्ड है v cos थीटा, ये तो हो गया इनिशियल का मोमेंटम। फाइनली एक्सप्लोड होने के बाद मान लो एक का मोमेंटम है p1, दूसरे का मोमेंटम है p2, तो इनिशियल मोमेंटम mv cos थीटा, फाइनल मोमेंटम p1 प्लस p2। अगर हम उसकी वैल्यू पुट करें इसकी, कि जो m1 v1 इसका कर देंगे, मास इसका मान लो m1 है ये और ये m2 है, ये p1 बन गया m1 v1, मान लो v1 वेलोसिटी से चल रही है इधर, ठीक है, और प्लस में m2 v2, v1 फर्स्ट की जो रिट्रेस कर रहा है, v2 सेकंड के जो आगे जा रहा है, दोनों की वेलोसिटी अपने पास है। ये mv cos थीटा इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल मोमेंटम उसका था, ये फाइनल मोमेंटम फर्स्ट का, ये फाइनल मोमेंटम सेकंड पीस का, जो क्या जिन दो पीसेस में वो डिवाइड हुआ है। बट मास हमें पता ही है अब कितना है, ये बन गया mv cos थीटा, m1 क्या आ जाएगा m/2 v1। अब v1 की अगर हम बात करें, इधर v cos थीटा, ठीक है, तो ये इससे अपोजिट आ रहा है, इधर v1 cos थीटा है तो इससे अपोजिट की वेलोसिटी है, तो v1 जो बन जाएगा v1 इज माइनस v cos थीटा, उसे अपोजिट हो जाएगी क्योंकि v cos थीटा आ गया, उसे अपोजिट है v1 ये, तो v1 की जगह क्या आ जाएगा, दैट इज माइनस v cos थीटा प्लस m2। अब हमने देखना भी आगे कितनी वेलोसिटी से वो जा रहा है, यहाँ m की जगह ये भी m/2 हो जाएगा कि दोनों इक्वल मासेस में डिवाइड हुए हैं। m/2 अगर इसमें कॉमन निकालो आप, ये बन जाएगा mv cos थीटा, और इसमें m/2 तो आ जाएगा कॉमन, और ये बचेगा v2 यहाँ से, और यहाँ से माइनस v cos थीटा, m से m कैंसल, ये बन गया इधर 2 इधर मल्टीप्लाई, 2v cos थीटा इक्वल्स v2 माइनस v cos थीटा, v cos थीटा इधर लेके आओ तो ये बन जाएगा 3v cos थीटा, तो v2 हमारे पास आ गया 3v cos थीटा, मतलब जो आगे जाने वाला पीस है उसका एक्सप्लोड होने के बाद वो कितनी वेलोसिटी से आगे जाएगा, दैट इज 3v cos थीटा। दोबारा देख लो क्या हुआ कि एक शेल यहाँ से चला, फायर हुआ, उसका मास m है, v वेलोसिटी से इधर गया तो उसके दो कंपोनेंट v cos थीटा और v sin थीटा। जैसे हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचा, वो अपने को स्टेटमेंट में बोल रखा है कि वो दो पीसेस में टूट गया, एक्सप्लोड हो गया, और एक्सप्लोजन हमेशा इनिशियल वेलोसिटी की वजह से होता है, फाइनल वेलोसिटी की वजह से कभी भी एक्सप्लोजन नहीं होता। तो इनिशियल वेलोसिटी की वजह से एक्सप्लोजन हुआ हमारे पास यहाँ पे, सॉरी इंटरनल फोर्सेज की वजह से एक्सप्लोजन हुआ, तो इंटरनल फोर्सेज लगी दो पीस, उसने ये भी बोला भी एक पाथ तो अपने रिट्रेस कर गया, मतलब उसी कैनन की तरफ आ गया और दूसरा आगे की तरफ चला जाएगा, तो इसकी वेलोसिटी इधर v1 है उधर v2, दो इक्वल मासेस में डिवाइड हुए हैं, टोटल मास m था तो इसका m/2 उसका भी m/2। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम क्या कहता है, नेट एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो, तो टोटल मोमेंटम कंजर्व रहेगा। इनिशियल मोमेंटम क्या है, मास m वेलोसिटी v cos थीटा, तो बन गया दैट इज mv cos थीटा इनिशियल, फाइनल इसका मोमेंटम p1 इसका p2, मोमेंटम का फॉर्मूला मास इनटू वेलोसिटी, मास इसका m1 v1 m2 v2 वेलोसिटी से मल्टीप्लाई किया, m1 माइनस m ये m/2 है, सॉरी हाफ हुआ था, और v1 माइनस v cos थीटा क्योंकि अलॉन्ग वेलोसिटी इधर है और उसके अपोजिट में आ रही है, ये v1 cos v1 की माइनस v cos थीटा, m2 v2 हमने कहा m2 को m/2 कॉमन निकाल लिया, v2 पहले नेगेटिव वाली टर्म बाद में, m से m कैंसिल 2 इधर 2v cos थीटा इज इक्वल टू v2 माइनस v cos थीटा, ये इधर आ गया 3v cos थीटा इज इक्वल टू 2v2, 3v cos थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया v2। तो v2 इज द वेलोसिटी ऑफ द सेकंड पार्ट विच इज गोइंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन आफ्टर एक्सप्लोजन। तो हमने ये हॉरिजॉन्टल में लिया, वर्टिकल में नहीं ले सकते क्योंकि वर्टिकल में ग्रेविटेशन फोर्स लगेगी, ग्रेविटेशनल फोर्स एक एक्सटर्नल फोर्स होगी, और एक्सटर्नल फोर्स अगर लगती है तो जो आपका नेट एक्सटर्नल फोर्स है वो जीरो नहीं होगा, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन वैसे ही रूल नहीं लग सकता। दिस इज द न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम।
Now let us discuss the next concept, that is equilibrium of a particle. Equilibrium of a particle, एक पार्टिकल का इक्विलिब्रियम. ओके, तो अगर एक आपके पास सिंगल पार्टिकल है, वो उसको आप इक्विलिब्रियम में लाना चाहते हो. इक्विलिब्रियम कब होगा? व्हेन नेट एक्सटर्नल फोर्स मस्ट बी जीरो. अगर नेट एक्सटर्नल फोर्सेस लग रही है बॉडी के ऊपर, लेकिन नेट उनका जो रिजल्ट एक्सटर्नल फोर्स का नेट जो उसके ऊपर अगर जीरो आएगा, तो दैट विल बी इक्विलिब्रियम ऑफ द पार्टिकल. वो उस पार्टिकल का क्या कहलाएगा? इक्विलिब्रियम. तो इक्विलिब्रियम करने के लिए अब कई सारी फोर्सेस किसी पार्टिकल के ऊपर लग सकती हैं. अब ये एक पार्टिकल है, सोचो आप, इसके ऊपर दो फोर्सेस लग रही हैं. एक इसको इधर खींचना चाहती है, दैट इज F1. एक इसको इधर खींचना चाहती है, दैट इज F2. हम चाहते हैं भी पार्टिकल इक्विलिब्रियम रहे. यहाँ इक्विलिब्रियम का मतलब होता है रिमेन्स एज इट इज. अगर रेस्ट पे है, फोर्सेस लगने से पहले रेस्ट पे, तो फोर्सेस लगने के बाद भी रेस्ट पे रहे. अगर फोर्सेस लगने से पहले जितनी वेलोसिटी चल रहा है, अगर फोर्सेस लग गई तो लगने के बाद भी उसी वेलोसिटी से वो चलता रहे, उसको कोई भी फर्क ना पड़े, देन नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो, तो वो इक्विलिब्रियम में ही कहलाता है. तो F1 F2 इस पार्टिकल के ऊपर लग रही है. इसके ऊपर नेट फोर्स कब जीरो होगा? मतलब नेट फोर्स इसके ऊपर जीरो, तो इन दोनों का सम नेट कितना होना चाहिए? जीरो. फॉर इक्विलिब्रियम, अगर आप चाहते हो कि ये पार्टिकल इक्विलिब्रियम में आ जाए, तो नेट फोर्स कितनी होनी चाहिए? जीरो. नेट फोर्स जीरो होने का मतलब F1 इज इक्वल टू माइनस F2. F1 इक्वल्स माइनस F2. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? इट मीन्स जो पार्टिकल के ऊपर दो फोर्सेस लग रही हैं, दैट विल बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन. इक्वल इन मैग्नीट्यूड का मतलब अगर ये 5 न्यूटन है, तो ये भी 5 न्यूटन की लगनी चाहिए. इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन. इट मीन्स इफ अ पार्टिकल इज अंडर द इफेक्ट ऑफ टू एक्सटर्नल फोर्सेज एंड वी वांट द इक्विलिब्रियम ऑफ द पार्टिकल, हमें पार्टिकल का इक्विलिब्रियम चाहिए, then the two forces acting on the particle must be equal and opposite to each other. Equal means magnitude में equal होनी चाहिए और direction में opposite होनी चाहिए. That is called equilibrium of a particle. That is called equilibrium of a particle. वो एक particle का equilibrium कहलाता है. ओके, अच्छा, अब बात आती है कि अगर दो की बजाय किसी भी पार्टिकल के ऊपर तीन फोर्सेस लग रही हो, तो अगर ये है, देखो एक पार्टिकल है, इसके ऊपर तीन फोर्स लग रही हैं, एक इधर लग रही है और एक नीचे लग रही है. दिस इज F1, दिस इज F2 एंड दिस इज F3. वी वांट द सेम पार्टिकल टू बी इन इक्विलिब्रियम. अगर हमें ये जो थर्ड पार्टिकल है, ये इक्विलिब्रियम में ही चाहिए. और इक्विलिब्रियम में कब होता है? जब नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो होती है. इट मीन्स F एक्सटर्नल शुड बी जीरो. F एक्सटर्नल कब जीरो होगा? दैट इज नेट फोर्स जीरो. F1 प्लस F2 प्लस F3 मस्ट बी इक्वल टू जीरो. वो जीरो होना चाहिए. ओके, एक्सटर्नल फोर्स मस्ट बी जीरो. ओके, अब इसको ऐसे लिख देते हैं, दैट इज F2 प्लस F3 मस्ट बी इक्वल टू माइनस F1. बन गया ये F1 उधर चला गया. इसका क्या मतलब है कि F2 और F3 का जो रिजल्टेंट बनेगा, दो फोर्सेस का जो रिजल्टेंट बनेगा, दैट मस्ट बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ फर्स्ट फोर्स. मतलब इन दोनों का जो रिजल्टेंट इधर बनेगा, मान लो, दैट मस्ट बी इक्वल टू, ये बना, दैट मस्ट बी इक्वल टू इक्वल एंड अपोजिट टू F1. मतलब F2 और F3 का जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा, वो F1 के इक्वल एंड अपोजिट होना चाहिए. इक्वल एंड अपोजिट का मतलब मैग्नीट्यूड में इक्वल बट डायरेक्शन में क्या होना चाहिए? अपोजिट होना चाहिए. देन द पार्टिकल विल बी इन इक्विलिब्रियम. देन पार्टिकल विल बी इन इक्विलिब्रियम. नेट फोर्स उसके ऊपर वो जीरो होगा इन दैट केस. अगर हम ट्रायंगल लॉ से एक्सप्लेन करना चाहें कि कब तीन फोर्सेस लग रहे हैं और कब इक्विलिब्रियम में होगा, कॉन्करेंट फोर्सेस होते हैं, कॉन्करेंट फोर्सेस, जो एक ही पॉइंट पे जो फोर्सेस लगे, जैसे ये लग रही हैं, तो ये कॉन्करेंट फोर्सेस कहलाती हैं. ओके, तो कॉन्करेंट फोर्सेस को अगर हम ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन के जरिए दिखाना चाहें कि कब उनका इक्विलिब्रियम होगा, द थ्री फोर्सेस मस्ट बी इन सेम ऑर्डर. सेम ऑर्डर समझते हो? जहाँ से एक वेक्टर का हेड खत्म हो रहा है, वहाँ पे दूसरे की टेल शुरू हो रही हो. जहाँ से सेकंड का हेड खत्म हो रहा है, वहाँ से थर्ड की टेल शुरू हो रही हो. तो दिस इज F1 एंड अगेन दिस इज F2
एंड दिस इज F3। तो मतलब अगर आप तीन वेक्टर्स को ट्रायंगल की तीनों साइड से सेम ऑर्डर, एक वेक्टर का ऐड खत्म, दूसरे की टेल शुरू, सेकंड का ऐड खत्म, थर्ड की टेल शुरू, दिस इज कॉल्ड इन द सेम ऑर्डर, देन नेट फोर्स विल बी जीरो एंड पार्टिकल विल बी इन इक्विलिब्रियम। नेट फोर्स विल बी जीरो एंड पार्टिकल विल बी इन इक्विलिब्रियम। Now we are doing the topic that is Lami's theorem. That is called Lami's theorem. This theorem is based on equilibrium of a particle. Okay. Suppose we have three concurrent forces. This is F1. Here it is F2, and third one is F3 acting on the particle at O. But the particle is in equilibrium. पार्टिकल इक्विलिब्रियम मतलब नेट फोर्स जीरो। पार्टिकल इक्विलिब्रियम हो तभी लैमिस थ्योरम एप्लीकेबल है, अदरवाइज एप्लीकेबल नहीं है। अब जो एंगल्स बन रहे हैं, व्हाट आर दी एंगल्स? जो F1 फोर्स है, F1 फोर्स के बिल्कुल अपोजिट में एंगल होगा अल्फा। F2 के अपोजिट में जो एंगल होगा दैट इज बीटा, और F3 के बिल्कुल अपोजिट में जो एंगल होगा दैट इज गामा। F1 के बिल्कुल अपोजिट होगा मतलब F2 और F3 के बीच में अल्फा, F2 के बिल्कुल अपोजिट मतलब F1 और F3 के बीच में बीटा, और F3 के बिल्कुल अपोजिट मतलब F1 और F2 के बीच में गामा। लामीज थ्योरम कहती है कि इफ देयर आर थ्री कॉन्करेंट फोर्सेस ऑन अ पार्टिकल एंड पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम, देन ईच फोर्स, मान लीजिए F1 है, दैट इज प्रोपोर्शनल टू, ईच फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ एंगल बिटवीन द अदर टू फोर्सेस। ईच फोर्स F1 ले लिया इज प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ एंगल बिटवीन अदर टू फोर्सेस। मतलब F1 लिया तो इसके अलावा जो दो फोर्सेस हैं F2 और F3, उनके बीच का जो एंगल है उसके साइन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ओके, तो F1 इज इक्वल टू, यहाँ क्या बना, ये प्रोपोर्शनल था तो F1 प्रोपोर्शनल साइन हटा के इक्वल में चेंज किया, दैट इज K कांस्टेंट K साइन अल्फा। तो यहाँ से K की क्या वैल्यू आ गई, दैट इज F1 बाय साइन अल्फा। K की वैल्यू क्या आई, F1 बाय साइन अल्फा। अब ईच फोर्स बोला तो F2 भी होगा, F2 इज प्रोपोर्शनल टू, सेकेंड है F2 फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ एंगल बिटवीन अदर टू फोर्सेस। अदर टू फोर्सेस कौन कौन सी बनी, F1 और F3, दैट इज बीटा। ओके, तो ये बन गया F2 इज इक्वल टू K साइन बीटा। तो यहां से भी K की वैल्यू निकालें, F2 बाय साइन बीटा, F2 बाय में साइन बीटा, ये K की वैल्यू आई। अगर हम थर्ड फोर्स के ऊपर ये स्टेटमेंट लगाएं कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ एंगल बिटवीन अदर टू फोर्सेस, साइन ऑफ एंगल बिटवीन अदर टू फोर्सेस गामा। अदर टू फोर्सेस F1 F2 के बीच का एंगल क्या है, गामा है, तो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। F3 इज इक्वल टू K साइन गामा। ओके, यहां से भी K की वैल्यू निकाल लो, K की वैल्यू आ गई F3 बाय में साइन गामा। तीनों से आपको K की वैल्यू मिली, K तीनों में इक्वल है, तीनों K के इक्वल है तो तीनों आपस में भी इक्वल होंगे। इट मीन्स F1 बाय साइन अल्फा, F2 बाय साइन बीटा इक्वल्स F3 बाय में साइन गामा। F1 बाय साइन अल्फा, F2 बाय साइन बीटा एंड F3 बाय साइन गामा, these three terms are equal to each other if the particle is in equilibrium under the action of three concurrent forces। अगर तीन फोर्सेस लग रही हैं तो एक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ एंगल बिटवीन द अदर टू फोर्सेस, दिस इज कॉल्ड Lami's theorem। Now we are doing the numerical based on equilibrium of forces। A mass of 6 kg is suspended by a rope। ये पहले तो अपने को क्या दिया हुआ, एक मास है 6 kg का, सस्पेंडेड बाय अ रोप ऑफ लेंथ 2 मीटर। ये एक आपके पास रोप है, इससे आपने एक मास सस्पेंड किया हुआ है, हैंग किया हुआ, मतलब ये 6 kg का है। ओके, जो लेंथ है रोप की दैट इज 2 मीटर। फ्रॉम अ सीलिंग अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन is applied at the midpoint of the rope as shown in the figure। फिगर में आप बना ही रहोगे। A force of 50 Newton in the horizontal direction is applied at the midpoint P of the rope।
अब मिड पॉइंट 2 मीटर की है तो हाफ 1 मीटर पे ही हो जाएगा। यहाँ पे आपने एक फोर्स लगाई 50 न्यूटन की। अब फोर्स लगाने से रॉक मूव तो करेगी कुछ ना कुछ। फोर्स लगाने से क्या हुआ कि ये रॉक अब ऐसे चलेगी, देखो ऐसे सेंटर में थी, अब सीधी तो रहेगी नहीं, एक्चुअल मतलब नॉर्मली ये ऐसे थी, अभी ऐसे तो रहेगी नहीं, कुछ ऐसे, यहाँ मिड पॉइंट और नीचे वाला पार्ट इसका, इसको पकड़ लें आप, इसको पकड़ के मैं ऐसे खींचूँ तो क्या होगा, ऊपर से तो बंधी हुई है, ये थोड़ी टेढ़ी हो जाएगी ऊपर से, और नीचे वाला पार्ट उसका सीधा रहेगा। जैसे ना मैं आपको बता देता हूँ, एक ये वायर है मेरे पास, ओके, ये यहाँ से हैंग है, मैं जहाँ से मैंने पकड़ रखा है ये हैंग है, अगर मैं इसको ऐसे खींच लेता हूँ तो क्या होगा, ऐसे है ये, ठीक है, ऐसे खींच लिया तो अपर वाला पार्ट तो टेढ़ा हो गया और लोअर वाला जो पार्ट है ये वाला वो स्ट्रेट रहेगा। क्लियर? तो यहाँ 50 न्यूटन का फोर्स लगा है, ये जो मेरा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ऐसे। क्लियर? तो अब ये क्या कहता है, फोर्स लगा इधर 50 न्यूटन का, 2 मीटर की वायर थी, 50 न्यूटन का फोर्स इधर लगा और ये जो मास है 6 kg का वो नीचे बंधा ही हुआ था। मास का जो वेट है वो वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, वेट इजिकल टू mg होता है, वो डाउनवर्ड लगता ही लगता है। अब आती है टेंशन की बात, जब हम वायर को फोर्स लगाते हैं तो वो खिंच जाती है वायर, उसमें खिंचाव आता है जिसको हम बोलते हैं टेंशन। क्या बोलेंगे उसको, टेंशन बोला जाएगा। तो टी से हम उसको डिनोट करेंगे। किसी भी हैंगिंग, जहां भी फोर्स लग रहा हो हैंगिंग पॉइंट की तरफ टेंशन लगती है, इसका वेट डाउनवर्ड है, ये भी वायर खिंच जाएगी, इसमें टेंशन आएगी अपवर्ड, इसको T2 लिखेंगे, और यहाँ भी ऊपर की तरफ टेंशन आएगी, दैट इज टी ले लो, चाहे उसको T1 लिख लेना, T1 लिख रहा हूँ मैं, ओके। अब ये एंगल जो वर्टिकल जैसे पहले रोप थी और अब कितने एंगल पे है, ये एंगल थीटा है। अगर ये एंगल थीटा है तो अगर मैं इसके अपोजिट ये देखूँ तो ये एंगल भी क्या होगा, ये भी थीटा ही होगा। टेंशन उस तरफ आती है जिस तरफ से हैंगिंग पॉइंट हो। अब ये वायर, ये वाला जो हिस्सा है ये यहाँ से हैंग है तो इस तरफ टेंशन लगेगी, ये वाला जो हिस्सा है ये यहाँ से हैंग है तो इसको यहाँ से टेंशन लगेगी, ओके। अब T1 के दो कंपोनेंट है, एक ऊपर बनेगा इधर एंगल की तरफ, दैट इज T1 cos थीटा, एक इधर बनेगा दैट इज T1 sin थीटा, एक ऊपर T1 cos थीटा, एक इधर दैट इज T1 sin थीटा, ओके। तो ये T1 तो चलो एक इधर भी लगा, अपोजिट डायरेक्शन में भी लगता है बैलेंस करने के लिए, ये T2 चलो ये इसको बैलेंस करेगा, इसके इस पॉइंट पे नीचे T1 cos थीटा ऊपर है और T2 नीचे, इसको बैलेंस करने के लिए T2 भी लगेगा। अब इक्विलिब्रियम में है, इसने बोला है वर्टिकल इन इक्विलिब्रियम, अब इक्विलिब्रियम में आ गया, इक्विलिब्रियम में अगर ये आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ, नेट फोर्स जीरो है। नेट फोर्स जीरो होने का मतलब अपवर्ड नेट फोर्स, वर्टिकल में नेट फोर्स कैसे निकालोगे, ये है, मान लो ये पॉइंट है, एक ऊपर फोर्स लग रही है, एक नीचे, ऊपर 50, नीचे 50 न्यूटन का, ऊपर 40 न्यूटन का है, तो नेट फोर्स कैसे निकालोगे, वर्टिकल में जितने भी फोर्स लग रहे हैं अपोजिट में है तो माइनस हो जाएगा, दैट इज 10 न्यूटन डाउनवर्ड आ जाएगा। तो अगर आपने इक्विलिब्रियम बोला है, इसको इक्विलिब्रियम बोला, नेट फोर्स क्या होनी चाहिए, जीरो, वर्टिकल में भी और हॉरिजॉन्टल में भी। एज बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, बॉडी इक्विलिब्रियम में है, अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स भी जीरो, नेट वर्टिकल फोर्स भी जीरो, नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स मस्ट बी इक्वल टू जीरो होनी चाहिए। अब नेट हॉरिजॉन्टल की बात करो, हॉरिजॉन्टल की बात कर लेते हैं, इधर 50 न्यूटन है, इधर T1 cos sin थीटा है, दो फोर्सेस लग रही हैं। तो अगर हॉरिजॉन्टल की ये पॉजिटिव मानते हो, आगे एक्स एक्सिस में पॉजिटिव मानते हो तो ये नेगेटिव हो जाएगी, उस तरफ की पॉजिटिव मानते हो तो इस तरफ की क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो आप नेट क्या निकालोगे, 50, ये पॉजिटिव लिया तो माइनस T1 sin थीटा, माइनस क्यों किया, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो, तो T1 sin थीटा इज इक्वल टू आ गया 50, T1 sin थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया 50, ओके। यहाँ से हम T1 की वैल्यू निकालना चाहे तो वो भी निकाल सकते हैं, sin थीटा निकालना चाहे तो वो भी निकाल सकते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। जैसे बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो नेट वर्टिकल फोर्स भी जीरो होगा, नेट वर्टिकल फोर्स मस्ट बी जीरो, क्योंकि पार्टिकल इक्विलिब्रियम में, अगर इक्विलिब्रियम है तो हॉरिजॉन्टल फोर्स भी जीरो होगा और वर्टिकल फोर्स भी जीरो ही होगा। हॉरिजॉन्टल जीरो करके हमने निकाल लिया। वर्टिकल, वर्टिकल में अगर आप बात करो, वेट T2 के बराबर होगा बैलेंस करने के लिए, अब T2 T1 cos थीटा के बराबर है। अब नेट देख लो, ये T2 तो इसको कैंसिल कर जाएगा, डाउनवर्ड लग रहा है वेट और ऊपर लग रहा है T1 cos थीटा, डाउनवर्ड अगर आप पॉजिटिव लेते हो तो ऊपर वाला नेगेटिव ले लो,
तो डाउनवर्ड अगर आप पॉजिटिव लेते हो mg तो ऊपर वाला नेगेटिव t1 cos थीटा, नेट फोर्स 0, यहाँ t1 cos थीटा उधर ले जाना, mg इज इक्वल टू t1 cos थीटा। m कितना है, m है 6 और g कितना लेना है, g लेना है 10, तो इसका मतलब t1 cos थीटा इज इक्वल टू 60 आ गया, t1 cos थीटा क्या आ गया 60। तो ये अपने पास t1 sin थीटा भी आ गया, t1 cos थीटा भी आ गया। फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दो, डिवाइड करने पर क्या बनेगा, दैट इज t1 sin थीटा डिवाइड बाय t1 cos थीटा, t1 से t1 कैंसिल, t1 sin थीटा की वैल्यू इक्वल में है 50, t1 cos थीटा के 60, sin बाय cos दैट इज टेंजेंट, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 5/6, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया 5/6। तो अब हम देखेंगे 5/6 मतलब टेंजेंट की कितने की वैल्यू बनेगी, टेबल से अगर हम देखेंगे ये थीटा आ जाता है 39.8 डिग्री, एंगल कितना आता है 39.8 डिग्री, ये थीटा ये आ गया। क्वेश्चन यही था कि व्हाट इज द एंगल द रोप मेक्स विद द वर्टिकल इन इक्विलिब्रियम। जब इक्विलिब्रियम में रोप आ जाती है तो वर्टिकल के साथ, ये वर्टिकल है इस साथ में, या ये वर्टिकल है, ये एंगल कितना बन रहा है, ये एंगल कैलकुलेट करना था हमने, ये एंगल हमारा कैलकुलेट हो गया विद द हेल्प ऑफ इक्विलिब्रियम। अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में बोली गई है इट मीन्स हॉरिजॉन्टल फोर्स भी 0 है नेट, और वर्टिकल फोर्स भी नेट क्या है 0। तो हॉरिजॉन्टल 0 लो, हॉरिजॉन्टल नेट कैसे 0 लेते हैं, अपर और डाउनवर्ड, एक पॉजिटिव है तो दूसरे नेगेटिव, 0 के बराबर रख दिया, हॉरिजॉन्टल 0 तो वर्टिकल भी 0, वर्टिकल में भी आपने देख लेना 2 लग रहे हैं नेट 0, एक की वैल्यू निकाल ली, डिवाइड किया, t1 से t1 कैंसिल, थीटा की वैल्यू वहां से हमारे पास निकल जाएगी। सो दिस इज द फर्स्ट न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन इक्विलिब्रियम। So this was all about the today's topic. I hope you all understood the today's concept. Some of the numericals to be solved in the upcoming lecture. We will understand that how we can solve the problems in mechanics, because the mechanics problems are important for the board examination. Okay, so prepare notes and send the pics to my personal WhatsApp wall. This is compulsory for all. So till then, thanks and have a nice day.